पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास, और इसमें नेहरू का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जब चीन कब्जा कर रहा था तो नेहरू चावल खिला रहे। नेहरू ने चीन को वो कौन सा हथियार गिफ्ट में दिया जिसका इस्तेमाल आज भी चीन भारत के खिलाफ करता है। पाठशाला में कल मैंने आपको 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बताया था, किस तरह से नेहरू की गलतियों के कारण भारत युद्ध हारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल, सेना और विपक्षी नेताओं की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण भारत की शर्मनाक हार हुई। 1962 में चीन से हार के कई विलेन थे, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा जैसे मैंने वादा किया था। यह चैप्टर 2 है कि कैसे तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन मनमाने अंदाज में काम कर रहे थे। नेहरू ने संसद में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर कहा था कि सेना बेहतर स्थिति में है, जबकि जवानों के पास हथियार, रसद, यहां तक कि जूते तक नहीं थे। आज इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं उस हथियार के बारे में जो एक तरीके से चीन को खुद नेहरू जी ने दिया, और वो वैसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आज भी चीन भारत के खिलाफ कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा चीन को हथियार नेहरू जी ने कैसे दिया, सुनिए उसके बारे में। 1962 के युद्ध में हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेहरू की थी, क्योंकि नेहरू ने चीन पर भरोसा करके 10 साल गंवा दिए। चीन से लड़ने में खुद को ताकतवर बनाने की जगह पर नेहरू चीन के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। आपको आज जब बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि नेहरू जी को चीन से इतना प्रेम क्यों था। लेखक एमजे अकबर ने कुछ साल पहले अपने एक लेख लिखा, और इसका जिक्र और जगह भी आपको मिल जाएगा, कि 1950 में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तो अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी कहते हैं, जिसमें भारत परमानेंट सीट के लिए आज पूरी कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए। उस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका चाहता था तब कि चीन की जगह भारत को दे दी जाए। मतलब भारत 1950 में ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता था, उसके झोली में आ रहा था यह मौका। इसको लेकर अगस्त 1950 में नेहरू की छोटी बहन और अमेरिका में भारत की तत्कालीन राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी सीक्रेट। विजय लक्ष्मी पंडित ने इस चिट्ठी में लिखा कि अमेरिका चाहता है चीन को हटाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया। लेकिन नेहरू ने अपनी बहन को सीक्रेट जवाब दिया कि चीन को हटाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जगह लेना हर लिहाज से बुरा है। नेहरू ने कहा कि यह चीन से सीधा टकराव होगा और इससे हमारे और चीन के बीच रिश्तों में असर पड़ेगा। सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से भारत की पावर कितनी बढ़ जाती, और नेहरू जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि चीन मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा, और वहां चीन तैयारी कर रहा था भारत को रगड़ने की, भारत पर हमला करने की। नेहरू चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसलिए कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सीट देने के लिए भारत कहता रहेगा। मतलब खुद नहीं लेंगे और यह भी कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, चीन को दे दो, हमको नहीं चाहिए, चीन को दे दो। यह नेहरू जी कर रहे थे। अपने पास सुनहरा मौका 1950 में खुद चलकर आया। अमेरिका कह रहा है भारत को यूएनएससी परमानेंट मेंबर बना दो, नेहरू जी कह रहे ना हमको ना दो, नेहरू को चीन को दे दो। क्या किया। और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी को डर लगता है चीन से आंख मिलाने। अरे क्या नेहरू जी कर रहे थे और आप आज ये कह रहे हो। यह बात नेहरू ने काफी अरसे तक सीक्रेट रखी कि उन्होंने अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो ये बात बताते तो कई लोग विरोध करते कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि कश्मीर और चीन के मामले में गलतियों के लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है। अरुण जेटली जी ने नेहरू के उस लेटर का जिक्र किया जो उन्होंने 2 अगस्त 1955 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, और यह कहा था कि अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, भारत को शामिल हो जाना चाहिए, चीन को नहीं।
लेकिन चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं लेना चाहिए और चीन की जगह पर भारत को सुरक्षा परिषद में आना चाहिए। लेकिन नेहरू ने कहा कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि चीन के साथ संबंध खराब करना, और सुरक्षा परिषद में चीन जैसे महान देश का न होना चीन के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यहां भारत को मौका मिल रहा था और नेहरू जी तराजू लेकर घूम रहे थे कि चीन के साथ अन्यायपूर्ण क्या होगा। कई लोग तो ये कहते हैं इसका मतलब फिर डर रहे थे आप कि चीन नाराज हो गया तो क्या होगा। अरे चीन नाराज हो गया तो क्या, भारत का हित पहले था कि चीन का हित पहले था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 1950 में आ गया होता तो सोचिए आज भारत कहां कितना पावरफुल होता, वीटो पावर होती भारत के पास। और वो वीटो पावर चीन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करता है दुनिया में आपको पता है। आज भारत अपनी स्थिति में है कि भाई ये रूस के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है हम अपना स्टैंड लेंगे। लेकिन आप यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अगर आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते तो सोचिए आपकी ताकत और क्या होती। अमेरिका के ऑफर के बाद, अच्छा एक मौका नहीं गया, दूसरा कब आया? अमेरिका के ऑफर के बाद 1955 में सोवियत संघ ने भी यूएन में भारत को स्थायी सीट देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नेहरू के जीवनीकार सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि यूएन में चीन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आदमी माथा पीट ले, एक नहीं दो बार गोदी में आके गिर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाओ, परमानेंट मेंबर। और नेहरू जी कह रहे हैं नहीं, मेरा दोस्त चीन बनेगा। और चीन हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सोचिए अगर नेहरू ने ऐसा ना किया होता तो भारत की यूएन में स्थायी सीट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो आज भारत के पास यूएन में वीटो पावर होती। जबकि नेहरू ने यह वीटो पावर एक ऐसे देश को दिया, चीन को, जो बाद में हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की यूएन में लाइफलाइन बन गए। सिक्योरिटी काउंसिल की यह परमानेंट सीट वो हथियार है जो एक तरीके से नेहरू जी ने उठाकर चीन को दिया लो, और वो हथियार आज भी चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज वही चीन यूएन में हमारी स्थायी सीट के दावे में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है, जिसको नेहरू जी कहते थे ना हमको नहीं चीन को दे। नेहरू ने चीन का तुष्टीकरण करने में इंतहा कर दी। इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। एक इतिहासकार हैं क्लाउड आरपी, जो तिब्बत के मामलों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तिब्बत को लेकर कई किताबें लिखी। उन्होंने अपनी किताब विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन, इंडिया तिब्बत रिलेशंस में दावा किया है कि 1950 के दशक की शुरुआत में तिब्बत पर हमले के बाद वहां तैनात चाइनीज सैनिकों को जब खाने की कमी पड़ गई तो भारत से चावल पहुंचाया गया। चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था और नेहरू जी का भारत चावल परोस रहा था। चीन की सरकार ने तिब्बत में अपने सैनिकों के लिए भारत से 10,000 टन अनाज मांगा और नेहरू करीब 3,000 टन चावल भेजने पर राजी हो गए। नेहरू की चावल डिप्लोमेसी करीब 4 साल तक चलती रही। इसके बाद चीन ने तिब्बत में सीधा अपना अनाज सप्लाई सुनिश्चित कर लिया। फिर कहा ना जरूरत है, जाओ, भारत की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन सोचिए अगर वो चावल भारत ने न दिया होता तो तिब्बत की स्थिति आज क्या हो। और चीन कब्जा कर रहा है और नेहरू जी चावल खिला रहे। क्या दोस्ती। नेहरू की चीन नीति उनके करीबी लोगों के इशारे पर चल रही। इनमें से एक व्यक्ति थे के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर इतिहासकार थे जो बाद में डिप्लोमेट बन गए। वो 1950 में चीन के राजदूत थे जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। के.एम. पणिक्कर के बारे में इतिहासकार क्लाउड आरपी ने लिखा है कि कम्युनिस्टों के चीन पर कब्जे के पहले और बाद में दोनों शासन में के.एम. पणिक्कर ही चीन में भारत के राजदूत बने रहे। जबकि ऐसी परिस्थितियों में, यानी जब शासक बदल जाता है तो सामान्य तौर पर राजदूत भी बदल दिया जाता है। लेकिन नेहरू की कृपा से के.एम. पणिक्कर राजदूत बने रह गए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा गया है कि मई 1950 में पणिक्कर को तत्कालीन चीन के शासक माओ से मिलने का मौका मिला। और माओ से मीटिंग के बाद पणिक्कर ने बताया कि माओ बहुत दयालु है, उनकी आंखों में करुणा झलकती है, आंखों और चेहरे पर कोई निर्दयता नहीं है। पणिक्कर को माओ बिल्कुल अपने बॉस नेहरू की तरह लगते थे। नेहरू और माओ दोनों को उन्होंने मानवतावादी बता दिया।
लेकिन अब आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस माओ को पणिक्कर बहुत दयालु, मानवतावादी, नेहरू जैसा बता रहे थे, पणिक्कर की मीटिंग के 5 महीने बाद अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो वो दयालु माओ तिब्बत पर कब्जा कर रहा था। नेहरू के प्रिय राजदूत पणिक्कर को तिब्बत पर चीन के हमले की खबर भी ऑल इंडिया रेडियो से मिली। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि तिब्बत पर चीन के हमले के कुछ दिन बाद संसद में नेहरू ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट के दूसरे सदस्य सरकार के सख्त स्टैंड लेने के पक्ष में, जैसे सरदार पटेल, जो मानते थे कि चीन ने राजदूत पणिक्कर को मूर्ख बनाया है बॉस, और राजदूत पणिक्कर को झूठे भरोसे में फंसाया, जिससे राजदूत पणिक्कर ने चीन के तिब्बत पर हमला करने वाली योजनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को चिट्ठी लिखी कि अब जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए। यहां तो हम चावल खिला रहे थे, कहां ही सावधान हो। लेकिन नेहरू ने उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जिन्होंने चीन के मामले में हमें डुबा दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम वीके कृष्ण मेनन का है। वीके कृष्ण मेनन नेहरू के पुराने दोस्त थे। वो यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे। नेहरू उन्हें डिप्लोमेटिक ड्यूटी से हटाकर अपनी कैबिनेट में लाए। 1957 में उन्हें नेहरू ने रक्षा मंत्री बनाया। वो नेहरू के बाद उस वक्त सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते। मेनन ने रक्षा मंत्री बनते ही उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया से टकराव शुरू कर दिया। जनरल थिमैया कर्नाटक के कुर्ग के रहने वाले, शानदार करियर, उन्हें सेना में हीरो की तरह देखा जाता। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर में लड़ाई लड़ी। फिर आजादी के बाद कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों को उन्होंने मारा। कोरिया युद्ध में उन्होंने यूएन की टीम का नेतृत्व किया। यह उनका अनुभव था। जनरल थिमैया के नेतृत्व का चीन और अमेरिका भी कायल था। लेकिन 1957 में जनरल थिमैया को देश का तीसरा आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन अपने ही आर्मी चीफ जनरल थिमैया से भिड़ गए। जनरल थिमैया का मानना था कि चीन के साथ संभावित टकराव को देखते हुए उनकी सेना को चीन के मोर्चे पर ज्यादा तैयार रहना चाहिए, जैसा पटेल साहब भी कह रहे थे। जबकि वीके कृष्ण मेनन का कहना था कि असली खतरा पाकिस्तान की तरफ से, जहां ज्यादा फौज रहनी चाहिए। फौजी जिसका इतना अनुभव है वो कह रहा है चीन से सतर्क हो जाइए, और वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। जनरल थिमैया भारतीय सेना के हथियार और उपकरण से चिंतित थे, जो .303 इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल कर रही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होता था। थिमैया का मानना था कि भारत को उस वक्त की आधुनिक बेल्जियन FN-4 ऑटोमेटिक राइफल का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन वीके कृष्ण मेनन ने गुस्से में कह दिया कि वो देश में नेटो देशों के हथियार नहीं रखेंगे। इसी बीच सेना के एक अधिकारी की नियुक्ति में तत्कालीन रक्षा मंत्री और तत्कालीन आर्मी चीफ का टकराव चरम पर पहुंचा। वीके कृष्ण मेनन ने लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 12 सीनियर अधिकारी की अनदेखी करके BM कॉल नाम के अधिकारी को अपॉइंट कर दिया। BM कॉल से वीके कृष्ण मेनन बहुत प्रभावित थे और BM कॉल की नेहरू से भी जान पहचान थी। लेकिन जनरल थिमैया का मानना था कि कॉल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो सर्विस कोर में रहे, इसलिए कॉल की नियुक्ति ठीक नहीं। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के फैसलों के विरोध में आर्मी चीफ जनरल थिमैया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। पेशकश इस्तीफे की, लो रखो इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं ये फैसला मंजूर। जनरल थिमैया ने 31 अगस्त 1959 को नेहरू को चिट्ठी लिखी कि मौजूदा रक्षा मंत्री के रहते उनका काम करना नामुमकिन है। थिमैया ने नेहरू को लिखा कि मौजूदा परिस्थितियां उन्हें अनुमति नहीं देती कि वो आर्मी चीफ के अपने पद पर बने रहें। जनरल थिमैया के इस्तीफे की खबर लीक हो गई, तूफान आ गया। संसद में जनरल थिमैया के मामले पर बहस हुई। कुछ वामपंथियों ने कहा कि थिमैया का कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। वीके कृष्ण मेनन के समर्थन वाले प्रेस ने थिमैया को अमेरिकन लॉबी के हाथों में खेलने वाला हथियार बता दिया। लेकिन मीडिया और नेताओं के एक वर्ग ने कहा कि जनरल थिमैया नहीं, मेनन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं और उच्च स्तर पर उन अधिकारियों को बढ़ा रहे हैं जो रक्षा मंत्री के व्यक्तिगत तौर पर वफादार हैं। इस बहस के बाद नेहरू ने थिमैया को 2 बार बुलाया और उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया। हालांकि थिमैया ने जो कहा उसे माना नहीं गया और रक्षा मामलों में वीके कृष्ण मेनन की ही चलती रही।
1961 में जनरल थिमैया के रिटायरमेंट के 15 महीने बाद ही चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया और इससे साबित हो गया कि जनरल थिमैया सही थे। लेकिन नेहरू जी ने अपने रक्षा मंत्री की सुनी, उस लंबे अनुभवी जनरल थिमैया की सुन लिए होते, पटेल साहब की सुन लिए होते, तो चीन से बच गए होते। अगर नेहरू चाहते तो उसी वक्त वीके कृष्ण मेनन को हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीके कृष्ण मेनन मनमाने फैसले करते जा रहे थे और जब युद्ध शुरू हुआ तब भी यही दिख रहा था। अक्टूबर नवंबर 1962 में युद्ध से पहले ही जून जुलाई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें बहुत ज्यादा हो चुकी थी। टकराव के बीच भारतीय सेना ने कई जगहों पर कई कई हफ्ते तक चीन के सैनिकों को सामने सामने रोके रखा। लेकिन अक्टूबर 1962 में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह को हटाकर उनकी जगह पर कोर कमांडर के तौर पर दिल्ली से बीएम कॉल को भेजा गया। बीएम कॉल ने दिल्ली से आकर उस वक्त के एनईएफए यानी अरुणाचल प्रदेश में कमान संभाली। बीएम कॉल सेना को भरोसा दे रहे थे कि दिल्ली से सेना को सप्लाई आ जाएगी, इसलिए सेना को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सेना की टुकड़ियों के पास कई जगहों पर सिर्फ हल्के हथियार थे, 3-4 दिन का राशन था, न रॉकेट लॉन्चर था, न मोटार था, सिर्फ बीएम कॉल के वादे थे। इसी बीच बीएम कॉल, जिन्होंने 3 अक्टूबर 1962 को दिल्ली से आकर कमान संभाली, 18 अक्टूबर को बीमार पड़ गए। 18 अक्टूबर 1962 को बीएम कॉल को अचानक सीने में दर्द हुआ, उन्हें दिल्ली ले आया गया। महत्वपूर्ण समय पर 5 दिन तक उनकी कोर नेतृत्व विहीन रही और इसी बीच चीन के सैनिक तवांग तक आ गए। जब 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद बीएम कॉल ने रिटायरमेंट ले लिया और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को नेहरू ने बर्खास्त कर दिया। कब? हारने के बाद। यहां आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि नेहरू ने चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने का जो रास्ता दिया, उसने चीन को कितनी ताकत दी और इस ताकत का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है। यूएनएससी में चीन के पास वीटो पावर होने की वजह से चीन बार बार पाकिस्तान के खतरनाक आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट में डालने से रोक देता है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकवादी को चीन ने यूएन में ब्लैकलिस्ट होने से बचाया। आज भारत यूएनएससी का सदस्य होता, परमानेंट सदस्य होता, तो पाकिस्तान के ये आतंकी बच नहीं पाते, पाकिस्तान को फंडिंग रुक जाती। लेकिन नेहरू जी ने कहा, हमको नहीं, चीन को दे दो यूएनएससी की सीट। इसी सीरीज में अभी खत्म नहीं हुआ ये ब्लंडर्स का सिलसिला। इसी सीरीज में आपको कल बताऊंगा कि कैसे भारतीय सेना 1962 के युद्ध में संसाधन न होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रही और कैसे 1962 का युद्ध भारतीय सेना की नहीं बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की हार थी। अभी उसका और हिस्सा बताना बाकी।